हेलो हेलो हेलो। सो व्हाट इज बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं मनविंदर सिंह इन विद स्टडी क्लासेस गौतम कोचिंग से एक बार फिर आ गया हूं आप सभी के साथ एक प्यारा सा और फ्रेश लेक्चर लेकर। ये एक नया लेक्चर होने वाला है जिसमें हम कवर करेंगे दो चैप्टर्स, एक एसिड बेस सॉल्ट एंड दूसरा मेटल एंड नॉन मेटल। ये चैप्टर बहुत ही प्यारे, बहुत ही आसान चैप्टर्स है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसमें फंस जाते हैं। पर कोई बात नहीं, हम है साथ तो डरने की क्या बात, सारा कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर करवा देंगे। देखो, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा चैप्टर को शुरू करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता आज मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करूं। तो सबसे पहला चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, दूसरा चैप्टर लेंगे मेटल नॉन मेटल। अच्छा, एसिड बेस सॉल्ट मैंने कवर करा दिया है पूरा 100%, इसमें फुल एक्सप्लेनेशन है पूरा 100% इस चैप्टर का, ठीक है। लेकिन अगर बात करें मेटल एंड नॉन मेटल, तो मेटल एंड नॉन मेटल में मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। वो कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब देखो, इसमें एक ट्विस्ट और है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, कुछ एक्सेप्शन केसेस ऐसे हैं जो तभी समझ आ सकते हैं जब हम उन्हें क्वेश्चंस करें। क्या करें? क्वेश्चंस। तो इसका करीब करीब मैंने तुम्हें 75% ऑफ सिलेबस इस लेक्चर में कवर कराया है। और तुम कहोगे कि बाकी का भैया बचा हुआ 25 कैसे करवाओगे यार, ये तो हमें टेंशन हो गई। तो बेटा, जो सैटरडे संडे लाइव्स होती हैं उसमें मैंने क्या बोला था, पूरे वीक में हम जो पढ़ेंगे वो सैटरडे और संडे सुबह शाम, यानी कि 4 लाइव होंगी टोटल। तो सुबह शाम उसे कवर करेंगे। तो उसी में ये 25% भी कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि उसमें भी मैं इसी नोट से पढ़ाऊंगा, बस इस नोट में क्वेश्चन और होंगे। क्लियर हो गई बात? तो चलो बच्चों, टाइम जाया नहीं करते और शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहला जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल और लेस मार्क्स वाला चैप्टर है, लेकिन बहुत ही आसान है। अगर इसे समझ लो तो इसके जो जितने भी 3-4 नंबर आते हैं वो आप बहुत इजीली सेव कर सकते हो। तो चलो इसको समझते हैं किस प्रकार। अच्छा, मेटल नॉन मेटल थोड़ी ज्यादा वेटेज का है, इस वजह से ही मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके ऐसे रखे हैं जिसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन से समझाएंगे। जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर, पॉलिनोमियल चैप्टर का मैंने फुल एक्सप्लेनेशन आपको दिया था, बट मैंने क्या बोला था कि इस पॉलिनोमियल चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है वो लाइव सीरीज में लगाएंगे। 2 पार्ट्स बोले थे ना, तो पार्ट 1 तो हमने डाल दिया था, पार्ट 2 आएगा लाइव सीरीज, जिसमें लाइव हम क्या कराएंगे, क्वेश्चन। तो चलो अब चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, एसिड बेस सॉल्ट। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। अब जिन जिन बच्चों ने इनका नाम कभी नहीं सुना, कोई बात नहीं, अब सुन लो क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, उस बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, इन तीनों को ही डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं और अच्छे से एक एक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने जो शुरू किया है वो किसके बारे में जाना है, एसिड्स के बारे में। मैंने एसिड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहां उतार दी है, ठीक है। आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, क्योंकि नोट्स इतने जरूरी है जितने मैं आपको बता नहीं सकता। जितना एक इंसान के लिए खाना जरूरी होता है, उतना ही एक पढ़ने वाले के लिए नोट्स जरूरी होते हैं। तो चलो बच्चों, अब एसिड के बारे में हमें क्या पढ़ना है, द सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस आयंस। कैसे आयंस देते हैं? H प्लस आयंस। इस बात को बहुत आपको अच्छे से याद रखना है कि एसिड्स में, एसिड्स वो चीज होती है, एसिड्स वो चीज होती है जब हम जिसको वाटर में डिसॉल्व करें। किस में डिसॉल्व करें? वाटर में। वाटर मतलब H2O, H2O मतलब पानी। क्या? पानी। जब इसे हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये कैसे आयंस रिलीज करते हैं? H प्लस आयन। अच्छा, अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि आयंस क्या होते हैं तो कोई बात नहीं, मैं एक बार समझा देता हूं इन्हें आयंस क्या होते हैं। मान लो हमारे पास HCl है, मान लो हमारे पास HCl है, तो आप देख सकते हो ये 2 तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ये 2 तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एक हमारा H और दूसरा Cl। H और Cl अगर हम क्या करें, इनको अलग अलग कर दें, इनको अलग अलग कर दें, ठीक है। ध्यान से देखो, इनकी बॉन्डिंग क्यों हुई हुई होती है, इस चीज को समझना। इनकी बॉन्डिंग इसलिए हुई हुई होती है कि इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो शेयर्ड है किसके साथ? Cl के साथ। किसके साथ? Cl के साथ। अगर हम Cl का वो एटॉमिक नंबर देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्या होता है? 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2, 8 और 7। यानी कि इसको ऑक्टेट बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब यहीं पर अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें तो 1, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ शेयर कर देता है। क्या कर देता है? शेयर कर देता है, जिसकी वजह से इसके पहले ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसके आखिरी ऑक्टेट में कितने आ जाते हैं? 8। अब तुम एक छोटी सी बात सोचो, मान लो तुम्हें पैसे की जरूरत है और किसी दोस्त ने तुम्हें पैसा दे दिया, हमेशा के लिए नहीं दिया, सिर्फ पैसे को शेयर किया है कि तुम कभी ना कभी उसे जब जरूरत पड़ेगी वापस करोगे, ठीक है। तो जब उसने तुम्हें पैसा दिया तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हो गई, तुम्हारी जो दिक्कत परेशानी थी जिस वजह से पैसा चाहिए था वो स्टेबल हो गया। इसी तरीके से जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो देखो हुआ क्या, इसका जो आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो बैलेंस हो गया। वो क्या हो गया? बैलेंस हो गया।
क्लियर हो गई। तो यही होती है हमारी बॉन्ड्स। अब बैलेंस होने के बाद ये बन गया H प्लस और ये बन गया Cl माइनस। बैलेंस होने के बाद ये बन गया H प्लस और Cl माइनस। अब इन दोनों को कंबाइन करके बन जाता है HCl। तो बेसिकली आयंस वो चीज होते हैं, आयंस इज द एलिमेंट, ठीक है, आयन इज द बैलेंस्ड एलिमेंट। ये एक बैलेंस्ड एलिमेंट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा होते हैं एक, या तो एक दो कम होते हैं। देखो अब हमने इसे बैलेंस किया था तो इसमें 8 हो गया। अब इसका तो एटॉमिक नंबर 17 होता है, लेकिन अब इसमें 288 है ऑक्टेट में। क्लियर है। अब इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब हमने बैलेंस किया इसने शेयरिंग के थ्रू, अब इसके ऑक्टेट में कितने हो गए, क्योंकि इसकी तो एक ही शेल बनेगी ना, 2 हो गए। तो बेसिकली बैलेंस करने के बाद ये क्या बन जाते हैं, आयंस। ठीक है, मतलब ये कंबाइंड है, कंबाइंड है। अगर इन्हें ही हम अलग करें तो ये आयंस के फॉर्म में दिखेंगे। किसकी फॉर्म में दिखेंगे, आयंस की फॉर्म में दिखेंगे। तो एसिड वही होते हैं, एसिड वही होते हैं जिनको अगर हम पानी में डालें तो वो H प्लस आयंस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं H प्लस आयंस को पानी में। ठीक है, तो कुछ ये रिएक्शन HCl के देखो, जब हमने HCl को वाटर में डाला तो हमारा किस किस में टूटा, H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस। देखो Cl माइनस आयंस से हमें कोई लेना देना नहीं था, हमें पहचानना क्या था कि ये एसिड है कि नहीं है, कि यहाँ पे H प्लस आयन रिलीज हुए कि नहीं हुए। तो आप साफ साफ देख सकते हो H प्लस आयन रिलीज हुए हैं। तो यही चीज हमें क्या थी, जाननी थी। चलो अब आगे पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के एसिड होते हैं। सारी चीज एसिड के बारे में क्लियर हो गई होगी, एसिड क्या होता है। अच्छा एक चीज और समझा दूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जब H प्लस आयंस रिलीज होते हैं ना, जब H प्लस आयंस रिलीज होते हैं तो कभी भी वो इंडिविजुअली वाटर में नहीं पाया जाता। इधर देखो, जैसे मान लो ये हमारा वाटर है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे H प्लस आयंस क्या हुए, रिलीज हुए, H प्लस आयन रिलीज हुए। ठीक है, मान लेता हूं H प्लस आयन जगह जगह रिलीज हुए। ठीक है, अब ये H प्लस आयन जो है ना ऐसे नहीं रहेंगे, पानी में ऐसे घूमते नहीं रहेंगे ये H प्लस आयन। ये क्या कर लेंगे, वाटर के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, क्योंकि H प्लस आयंस, आयंस कभी इंडिविजुअल स्टेट में नहीं पाए जाते। तो ये किसके साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, वाटर के साथ, यानी कि H प्लस किसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, H2O के साथ। तो क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन H3O। तो ये जो H प्लस आयंस है ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं वाटर में, हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में। इस बात को याद रखना, किसकी फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन H3O के फॉर्म में। क्लियर हो गई बात। चलो अब और समझते हैं एसिड के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। जस्ट लाइक इंसान, एक स्ट्रॉन्ग इंसान होता है, एक वीक इंसान होता है। ठीक है, उसी तरीके से एसिड भी दो तरीके के होते हैं। अब देखो कैसे, इसको रियल लाइफ एग्जांपल से ही समझते हैं। कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। अब स्ट्रॉन्ग इंसान कैसे होता है, जिस काम को ठान लेता है उस काम को करके ही दिखाता है। इसी तरीके से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो वाटर में प्रॉपरली H प्लस आयन रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वो प्रॉपरली H प्लस आयन रिलीज कर देते हैं। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं, जो वीक इंसान होते हैं, वो किस में पड़े रहते हैं, आलस में पड़े रहते हैं, अब करेंगे अब करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई। तो अब क्या है, जैसे कि वीक एसिड्स है, वीक एसिड में क्या है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाते H प्लस आयंस। जो भी वीक एसिड होगा उसे पानी में डालेंगे तो वो अपने से कंप्लीटली H प्लस आयंस को तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग में तोड़ देगा। अब प्रोड्यूसेस मोर H प्लस आयन। नॉर्मल सी बात है कि अगर पूरी तरीके से डिसोसिएट, डिसोसिएट का मतलब होता है अलग होना, टूटना, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो रहा है, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, H प्लस आयन ज्यादा रिलीज होंगे और इसमें कम होंगे। नॉर्मल सी बात है। अब हाई कंडक्टिविटी, नॉर्मल सी बात है, अगर किसी वाटर में H प्लस आयन ज्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी भी हाई होगी। अब कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे हम बिजली पास करवाते हैं तो उसमें बिजली का कितना अमाउंट फ्लो करता है। अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ बिजली फ्लो हो पाएगी, H प्लस आयन कम है तो कम अमाउंट ऑफ। तो इसलिए कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हाई कंडक्टिव होते हैं और वीक एसिड्स लो कंडक्टिव होते हैं। समझ आ गई बात। अब अगला क्या है, रिएक्ट्स मोर विग्रसली। अब विग्रसली का मतलब क्या होता है, एकदम ऐसे धमाकेदार, जैसे जैसे होते हैं ना चाय उबलती है तो एकदम से ऊपर आती है, तो उसे ही कहते हैं विग्रसली। अब H प्लस आयंस, जो H प्लस आयन का एसिड है, मतलब जो ऐसा एसिड है जिसमें H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा है और वो वाटर में प्रॉपरली क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, वो रिएक्ट करता है विग्रसली। यानी कि जब भी हम उसके किसी के साथ रिएक्शन करेंगे, उसे किसी और में डालेंगे, उसे किसी और में डालेंगे तो वो एक ऐसी रिएक्शन करेगा एकदम एकदम ऐसे उभरने वाली। समझ गए। तो लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें जो लेस एसिडिक होता है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। जैसे कि आपने बहुत कॉमन नाम सुने होंगे, क्या क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, सुना है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत वो होता है हमारा। ठीक है, H2SO4, ठीक है, और HNO3। ये हमारे कुछ एसिड्स है जो क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये हमारे होते हैं वीक एसिड्स। वैसे तो इसका एक कॉन्सेप्ट और था जो मुझे समझाने में बड़ा मजा आता है कि एसिड्स सॉलिड स्टेट के, गैसियस स्टेट के और लिक्विड स्टेट के, ठीक है, जिसमें कि हम ये भी पढ़ते हैं कि कौन सा हमारा बहुत ज्यादा वो है, जैसे इवेपोरेट हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है,
ये सब भी पढ़ना था, लेकिन ये कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट कोई बात नहीं, जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं तुम्हें एक बार वो भी करा दूंगा, क्योंकि वो आईसीएसई का कॉन्सेप्ट है, सीबीएसई का नहीं है। चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड में समझ आ गया होगा, डिफरेंस लिख लेना अगर कभी भी डिफरेंस आता है तो, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई इतनी ज्यादा टफ चीज है नहीं, ठीक है, रोक के लिख लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो, अब हमें क्या देखना है कि एसिड दो और तरीके के होते हैं। पहले हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर हमने पढ़ा वीक एसिड। पहले दो कौन कौन से पढ़े? स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। अब हमें पढ़ने हैं दो तरीके के एसिड्स और। पहला कौन सा? इनऑर्गेनिक, और दूसरा पहला ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है, इस चीज को समझना, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इट कंटेन्स कार्बन इन विच, ठीक है, मतलब इट कंटेन्स कार्बन, ठीक है, एंड ये हमारे नेचुरली पाए जाते हैं, और ये बेसिकली वीक एसिड्स होते हैं। ये इसमें क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन होती है, याद रखना। ऑर्गेनिक क्या है? प्रेजेंस ऑफ कार्बन, इसमें प्रेजेंस ऑफ कार्बन होती है। और दूसरी चीज क्या होती है? नेचुरली पाए जाते हैं, यानी कि नेचुरल सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, ठीक है। और अगली क्या है? ये बेसिकली वीक होते हैं। क्या होते हैं? वीक। जैसा एग्जांपल ले सकते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH। इसमें कुछ इतना ज्यादा नहीं है, इसमें आपको ज्यादातर चीजें याद करनी है, कॉन्सेप्चुअल कम है, याद ज्यादा करनी है, क्लियर है? तो करते हुए चलना बहुत इजी है सब कुछ, ठीक है। सबसे पहला आता है एसिटिक एसिड, फॉर्मूला देख लो, CH3COOH। इसमें देख सकते हो CH3 में C क्या है? हमारा कार्बन है। C क्या है? हमारा कार्बन है, ठीक है। अगले चैप्टर में पढ़ोगे CH3 क्या है, पर कोई बात नहीं, अभी के लिए जान लो। CH3 का मतलब हो गया C कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। अगला है सिट्रिक एसिड, इसमें भी आप देख सकते हो C6H8O7। ये देखो, सारे एग्जांपल्स नाम्स याद रखना, क्योंकि यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? अब देखो, इधर देखो, C6H12O6 में भी हमारा क्या प्रेजेंट था? कार्बन, ठीक है। अब समझ आ गई हमें क्या चीज याद रखनी है ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में? बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है। सबसे पहले नेचुरली पाए जाते हैं, इनमें कार्बन होता है, और तीसरी चीज क्या? ये बेसिकली वीक एसिड्स होते हैं। चलो, अब पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स को। डू नॉट कंटेन कार्बन इन इट, कार्बन नहीं होता। मेड फ्रॉम 2 और मोर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो कि मैन मेड है, ऐसे कंपाउंड्स जो कि मैन मेड है, तो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिला के बनते हैं, और बेसिकली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिकली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसके बारे में तीन चीजें क्या याद रखनी है? एक तो नेचुरली नहीं मिलते, दो या दो से ज्यादा क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिला के बनाए जाते हैं, और तीसरी चीज आपको क्या रखनी है याद, कि बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। एग्जांपल में देख ले HCl, और साथ ही साथ में H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, ठीक है, और डेफिनेशंस के ही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहने चाहिए। अब ये टॉपिक है जो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चैप्टर इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, बहुत कम नंबर होगा चैप्टर है, पर पढ़ना हमारा काम है। चलो, अब क्या है हमारा? देखो, ऐसे अब हमारा टॉपिक क्या है कि हाउ डू एसिड रिएक्ट्स। अगर एसिड की हम अलग अलग चीज के साथ रिएक्शन करवाएं तो एसिड किस प्रकार रिएक्ट करेगा, ये हमें जानना है, ये हमें जानना है। तो चलो इस चीज को जानते हैं, हाउ डू एसिड्स रिएक्ट। एसिड की अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिड की अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस H2 गैस। अब तुम कहोगे सॉल्ट, नमक, वो वाला नहीं बेटा, वो वाला नहीं, जिसको वो नहीं, इसमें सॉल्ट दूसरा बनता है, ठीक है। देखो कैसे, जैसे हमने अब एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ, अब मेटल कार्बोनेट क्या है? खांसियों को मैनेज कर लेना, थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट क्या है? मेटल तो सबको पता है कि मेटल क्या होते हैं, ठीक है। अब कार्बोनेट होता है CO3, कार्बोनेट क्या होता है? ये CO3, याद रखना, जब भी कार्बोनेट आ रहा है तो उसके आगे लग जाता है CO3, क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या समझना था कि अगर एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2 गैस, क्लियर हो गई? सॉल्ट प्लस H2 गैस, है ना। अगर आप यहां पर देखो, चलो यहां पर देखते हैं, इसमें आपको बहुत इजीली समझ आएगा। चलो, ये तो पूरी स्क्रीन बड़ी हो गई, ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्लियरली आपको विजिबल होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें हो क्या रहा है? देखो, इसमें इन्होंने क्या लिया है कि हमारा एक स्टैंड है, स्टैंड में एक टेस्ट ट्यूब ली है। अब यहाँ पे ना, ये जो एसिड है, ये हमारा कौन सा एसिड है? H2SO4। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, यानी कि डाइल्यूट H2SO4। अच्छा, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड हम मतलब समझा देता हूं। डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिनमें हम वाटर मिलाकर उसको लेस रिएक्टिव कर देते हैं, जिसमें हम वाटर मिलाकर उसको लेस रिएक्टिव कर देते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड वो होता है जिसमें कोई वाटर प्रेजेंट नहीं होता और वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। क्लियर हो गई बात? वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। चलो चलो, अब आगे समझते हैं। हमने क्या किया
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। क्या डाल दिए? जिंक ग्रेन्यूल। जिंक ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े। जैसे ही हमने H2SO4 में जिंक ग्रेन्यूल डाला, यानी कि एसिड में, एसिड क्या था ये, मेटल डाला, एसिड में क्या डाला? मेटल। तो हमारा क्या हुआ? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या हुआ। यहाँ पे इन्होंने एक पाइप लगाई है जिसे कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। अब यहाँ से जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, वो नीचे आ रहा है। पढ़ा है ना चैप्टर 1 केमिस्ट्री में, क्या होते हैं रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट्स थे। अब प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। और अगर नहीं पढ़ा तो जाना वापस, ठीक है, वहां पे देखना, मैंने वीडियो डाली हुई है, उसको देखो, बड़ा मजा आएगा, बड़ी आसान सी वीडियो है। चलो, अब क्या होता है यहाँ पे हमारा, ये क्या है? सॉफ्ट सॉल्यूशन है। ये क्या है? सॉफ्ट सॉल्यूशन है। अब ये सॉफ्ट सॉल्यूशन क्यों डाला गया है, ध्यान से समझना। वाटर होता है, वाटर, ठीक है। अब वो वाटर में अगर हम कोई बबल्स पास कराएंगे, क्या पास कराएंगे? कोई गैस पास कराएंगे, तो बस बबल निकलेगा और फूट जाएगा। लेकिन अगर सोप वाटर होगा तो वो बबल्स प्रॉपरली उस सोप की मदद से बनते हुए दिखेंगे। वो क्या दिखेंगे? बनते हुए दिखेंगे। ध्यान से देखो, यहां पे बन क्या रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बन रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। देखो क्या, सॉरी, सॉल्ट प्लस H2 गैस। अच्छा, H2 गैस की ना एक बहुत अच्छी निशानी होती है। H2 गैस की एक बहुत अच्छी निशानी होती है कि अगर तुम H2 गैस के पास वो लेके जाओगे ना, आग को लेकर जाओगे, तो वो चटर-पटर साउंड करती है। कैसी साउंड करती है? चटर-पटर। यानी कि अगर H2 गैस के पास क्या लेकर जाओगे? फ्लेम्स को। किसको? फ्लेम को। फ्लेम क्या होती है? आग, ठीक है। तो कैसी साउंड करती है? ऐसे जैसे चटर-पटर, जैसे दिवाली में पॉप-अप नहीं फोड़ते छोटे छोटे पटाखे, इस तरीके से साउंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से H2 गैस रिलीज हुई। क्या रिलीज हुई? H2 गैस, ठीक है। अब साथ ही साथ में जो सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ वो यहीं पर होगा। जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा वो यहीं पर होगा। अब हमारी H2 गैस रिलीज हुई, तो हमने सॉफ्ट सॉल्यूशन की मदद से उसके बबल्स निकाले। मतलब बबल्स तो ऊपर से ही आ रहे थे, गैस आ रही थी तो बबल्स तो निकलेंगे। अब वो जब एयर ऊपर गई ना, तो उसके पास जब हम क्या लेके गए? कैंडल लेके गए, तो उसने कैसी साउंड दी? पॉप साउंड। कैसी साउंड दी? पॉप साउंड, चटर पटर की साउंड, ठीक है। ये निशानी होती है किसकी, कि किसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, किसमें नहीं हो रही। उसको पहचानने की क्या होती है हमारी, कि जब भी हम कोई फ्लेम को, किसी आग को पास में लेके जाएंगे हाइड्रोजन गैस के, तो वो पॉप साउंड यानी कि चटपटर की साउंड देगी। क्लियर हो गई बात? तो ये बहुत आसान थी, ये समझ आ गया होगा कि एसिड की मेटल के साथ कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर। अब सॉल्ट बनेगा यहीं पे, इस बात को ध्यान रखना। सॉरी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मेरे मुंह से बार बार वाटर निकल रहा है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को पहचानने के लिए हमने ये किया था। क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट, अगर हम एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मेटल कार्बोनेट में ले लेते हैं हम Na2CO3। देखो मैंने यहाँ पे ना एक एग्जांपल भी लेकर रखा है, ये एग्जांपल बड़ा मस्त है, ठीक है। हमने क्या लिया है? सोडियम कार्बोनेट लिया है। सोडियम इज अ मेटल, Na2CO3 लिया है, इसकी HCl जो कि एसिड है, के साथ रिएक्शन करवाइए। देखो क्या क्या बनेगा, याद कर लो, याद कर लो। जब भी एसिड की, अब कहीं पे CO3 दिख जाए तो समझ जाओ मेटल कार्बोनेट की है। किसकी है? मेटल कार्बोनेट की। अगर एसिड और CO3 दिख जाए तो मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो हमारा क्या क्या मिलेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो सॉल्ट NaCl, क्लियर है, वाटर H2O, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सॉल्ट NaCl, और साथ में क्या बन रहा है हमारा? वाटर H2O और CO2। ध्यान से देखो क्या हुआ है हमारा, Na ने जाके Cl के साथ जुड़ गया, ठीक है। अब क्या हुआ? ये जो H था, CO3 था, H अपना क्या हो गया? एक ऑक्सीजन लेके अलग हो गया। अब CO3 में से अगर एक ऑक्सीजन चला गया तो CO2 बचा, तो CO2 गैस रिलीज हो गई, CO2 गैस रिलीज हो गई। तो ये थी हमारी रिएक्शन, अगर एसिड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ। अब नेक्स्ट आती है, अगर हम एसिड की रिएक्शन करवाएंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब तुम परेशान होगा, भैया इतना बड़ा नाम कैसे हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो, सोडियम इज मेटल, HCO3 क्या होती है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCO3 क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, तब क्या क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, सेम ही बनेगा जैसे हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ बना था, वैसे ही हमारा मेटल क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। क्लियर है? क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज थी, ठीक है। अब एक चीज और होती है, एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, एक ऐसा वो बताओ, ऐसा एसिड बताओ, क्वेश्चन दिमाग में डालना, एक ऐसे एसिड के बारे में आपको जान के आना है जो कि मेटल के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, जो कि मेटल के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। तो इसका आंसर मेरे को इंस्टाग्राम पर भेजना, सभी को आईडी पता है, एक बार मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी, ठीक है। तो जरूर करना, और मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे को रिप्लाईज दो, ठीक है।
उससे क्या होगा, आपका बेनिफिट है। अगर आपको डाउट होंगे, आप पूछोगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो यही चीज है। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन में क्या है, नॉर्मल सी चीज है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। अगर एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अब पहले हमने एसिड की मेटल के साथ करवाई थी तो H2 गैस बनी थी। अगर मेटल में ऑक्साइड और जुड़ जाएगा यानी कि O और जुड़ जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, हमारा हाइड्रोजन गैस की जगह क्या बन जाएगी, वाटर। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि CuO की रिएक्शन करवा दी हमने H2SO4, जो कि एक ये क्या था, हमारा मेटल ऑक्साइड था और ये था एसिड। तो हमारा क्या बना, CuSO4 विच इज सॉल्ट। अब सॉल्ट बेसिकली और क्या होते हैं, ध्यान से समझ लो, कार्बोनेट है, सल्फेट है, ठीक है, या फिर Cl है, ये सब क्या है, हमारे सॉल्ट होते हैं जिसके पीछे ये सब लगाओ, ठीक है। अब साथ में क्या रिलीज हुआ, वाटर। क्या रिलीज हुआ, वाटर, H2। क्लियर है। अब यही सारी हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी, यानी कि एसिड किस किस के साथ जाके रिएक्शंस करते हैं और क्या क्या उनके प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। क्लियर है। चलो अब हमने एसिड्स का सारा कुछ कवर कर लिया, एसिड के बारे में सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है। अब हमें पढ़ना है बेसिस के बारे में। देखो मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ा सीरियसली और थोड़ा जल्दी जल्दी। रीजन इज दैट कि आपका सिलेबस मुझे कवर कराना है और बिल्कुल नॉलेजेबल फॉर्म में कराना है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, फास्ट फास्ट हो रहा है, तो स्लो कर लो वीडियो, पॉज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन समझ लो, ठीक है। चलो अब हमें समझना है बेसिस के बारे में। किसके बारे में समझना है, बेसिस के बारे में। बेसिस क्या होते हैं, नॉर्मल सी बात है। अब इट इज द सब्सटेंस विच गिव OH माइनस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब एसिड्स क्या थे, जो कि H प्लस आयंस दे रहे थे। एसिड क्या थे, H प्लस आयन दे रहे थे है ना। एसिड्स कौन थे, जो H प्लस आयंस दे रहे थे। अब बेसिस कौन है, जो कि हमारे OH माइनस आयन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, OH माइनस आयन दे रहे हैं, ठीक है। इस बात को आपको बहुत क्लियरली समझना है। देखो जैसे कि NaOH और KOH, अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने तुम्हें रिएक्शन करके दिखाई थी, ठीक है। इसमें देखो ये Na क्या होगा, हमारा पॉजिटिव का, और ये OH किसका है, नेगेटिव का, ठीक है। ये आयंस क्या है, आयंस है, नॉर्मल सी बात है। इसी तरीके से K और OH। क्लियर है। बेसिस कौन होते हैं, याद रखने हैं, जो कि हमारे क्या करते हैं, OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब वही दो तरीके के बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। नॉर्मल सी बात है, बेस बेटा वो नहीं जो नीचे बेस बनाते हैं, नहीं, बेसिस अलग चीज है, ये चैप्टर वाली बेसिस अलग चीज है, ठीक है। तो चलो, कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर, सेम एज एसिड, डिफरेंशिएट सेम एज एसिड है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और देता हूं, इस टॉपिक को समझने के बाद देंगे, ठीक है। चलो, कंप्लीटली डिसॉल्व्स इन वाटर, डू नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, वीक नहीं होता और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्रोड्यूसेस मोर OH माइनस आयन, ये मोर OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे भाई साहब, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, और ये लेस करेंगे। नॉर्मल सी बात है, सब पढ़ा है, जैसे ही एसिड में पढ़ा था कि भाई मोर H प्लस आयन, लेस H प्लस आयन, इसी तरीके से इसमें है। लेस मतलब हाई कंडक्टिव, स्ट्रॉन्ग बेसिस हाई कंडक्टिव होते हैं और वीक बेसिस लेस कंडक्टिव होते हैं। नॉर्मल सी बात है। रिएक्ट्स विग्रसली, ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट्स लेस विग्रसली, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इसमें OH माइनस आयन की संख्या ज्यादा है और इसमें कम है। तो एग्जांपल्स देख लो, जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस है NaOH और KOH, ठीक है। अब ये क्यों है, इनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन इनके बारे में जान पाएंगे हम मेटल चैप्टर में। बेसिकली क्या होता है, ये देखा जाता है, आगे जो मेटल है ना, ये देखा जाता है। अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। और सोडियम एंड पोटेशियम इज हाईएस्ट रिएक्टिव, ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, लेस रिएक्टिव में NH4OH और ZnOH होल ट्वाइस। क्लियर हुआ डिफरेंस। चलो चलो एक बार लिखने के लिए टाइम दे देते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से लिख लो। चलो पॉज करके लिख लेना, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, एल्कलीज के बारे में। एल्कलीज इज द बेसिकली कहें कि एक बेसिस का दूसरा नाम है। एल्कलीज क्या है, बेसिस का दूसरा नाम है। समझते हैं एल्कलीज बेसिकली है क्या। देखो ध्यान से देखो, बेसिस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें एल्कलीज कहा जाता है। थोड़ा अटपटा कॉन्सेप्ट है लेकिन समझो, ठीक है। जो बेसिस वाटर में जाके टूट जाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं। अब इसमें ये नहीं कह रहे कि जो चीजें वाटर में जाके OH माइनस आयन रिलीज कर रही है, इसमें सीधा सीधा कह रहे हैं जो बेसिस, वो बेसिस जो वाटर में टूट रहे हैं उन्हें कहते हैं एल्कलीज। अब सारे की सारी एल्कलीज बेसिस है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। हम ये तो कह सकते हैं कि सारी एल्कलीज बेसिस होती है, लेकिन सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होती, सारी बेसिस एल्कलीज नहीं होती। जैसे कि मैं कहूं, मेरे को सब जानते हैं लेकिन मैं सबको नहीं जानता, इसी तरीके से ये है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। क्लियर हो गई बात। अब हाउ डू बेसिस रिएक्ट, देखो ये बहुत सिंपल सी चीज है, बेस एक के साथ ही रिएक्शन करता है। वैसे तो एनसीईआरटी में इसमें सबके साथ रिएक्शन कर करके दिखाई हुई है,
और एक्सेप्शन केसेस दिखाए हुए हैं। तो मैं डायरेक्टली आता हूं मुद्दे पे और तुम्हें समझाता हूं बात क्या है, ठीक है। बेसिस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ये इनकी इसके साथ रिएक्शन होती है। बेस की किसके साथ? नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल के साथ नहीं करेगा ये, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करेगा। किसके साथ? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। ध्यान से देखो, CaOH होल ट्वाइस था, ये क्या है हमारा सबटाइटल एरर, थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, मैनेज कर लो बच्चों। और इससे बड़ी बात है, पढ़ लो बेशर को। मैं बीमार होकर भी वीडियो बना रहा हूं, तुम तो सही हो गए भी नहीं पढ़ रहे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। CaOH होल ट्वाइस। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड है। लेकिन यार इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकेंड, सॉरी, मैंने तुम्हें गलत बोल दिया, चीख के चक्कर में मेरे दिमाग से गलत निकल गया। हाँ, ये हमारा क्या है? ये हमारा बेस है। ये क्या है? हमारा बेस है। और ये क्या है? हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड। ये क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। मुझे पता है बहुत लोग गालियां देंगे इसके बाद मुझे, अबे क्या पढ़ा रही है, ये तो गलत ही पढ़ा रही है। बेटा गलत नहीं हो जाता है कभी कभी, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड, ये क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। अब ध्यान से देखो, इसकी रिएक्शन में क्या क्या आएगा? सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर, तो नॉर्मल सी चीज है। अब देखो CaCO3, CO3 आ गया, कार्बोनेट आ गया। क्या आ गया? कार्बोनेट आ गया। तो इसका मतलब कार्बोनेट क्या, जिसके साथ कार्बोनेट जुड़ जाता है वो सॉल्ट बन जाता है। और साथ में क्या निकला है? पानी पिला दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है। बेस एक ही के साथ रिएक्ट करती है। जल्दी से लिख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें जानना है किसके बारे में? इंडिकेटर्स के बारे में। अब मैं तुम्हें इन दोनों को साथ में भी समझा सकता था, लेकिन साथ में बड़ी दिक्कत होती समझने में, इसलिए मैंने क्या किया, सब कुछ अलग अलग करके समझाया है। चलो अब समझते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो नाम से ही जान रहे होंगे इंडिकेटर, बाइक के इंडिकेटर तो है नहीं भाई, इधर का बटन दबाया तो इधर का दब गया, इधर का दबाया तो इधर का दब गया, लड़कियों की तरह इधर का दबा के इधर मोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। ये इंडिकेटर्स अलग है। ये इंडिकेटर किस काम आते हैं? ये इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके दिखाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि इसमें एसिड है, ये जो चीज है जिसमें हमने इंडिकेटर डाला ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। क्लियर है? इसमें एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, कलर चेंज करके बताती है, ठीक है। क्लियर हुई बात? बहुत आसान सी चीज। इंडिकेटर नाम से देख रहे होगे, यानी कि किसी चीज को इंडिकेट कर रही है, किसी चीज को बता रही है। तो जब भी हम किसी सब्सटेंस में इसे डालते हैं तो ये क्या चीज दिखाती है? कलर चेंज करके बताती है कि क्या ये एसिडिक है या बेसिस है। अब ये कलर आपको कहां से पता लगेंगे जी? हम बताएंगे जी। आइए देखिए, तीन तरीके के हमारे क्या होते हैं? तीन तरीके के हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। पहला होता है लिटमस, दूसरा होता है फिनोफ्थलीन, तीसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। इसके स्पेलिंग याद कर लेना। नाम फिनोफ्थलीन है तो इसका मतलब ये नहीं स्पेलिंग आसान होंगे, स्पेलिंग बड़े हार्ड है, ठीक है। PHENOL PHTHALEIN, ठीक है। बच्चे गलत लिख देते हैं कभी कभार। चलो अब लिटमस होता है पहला। लिटमस होता है बेसिकली लिटमस पेपर, इसे कहा जाता है लिटमस पेपर। क्या कहा जाता है? लिटमस पेपर। अब ये बेसिकली क्या होता है ना, दो कलर के होते हैं, मतलब दो कलर देता है। कितने कलर देता है? दो कलर देता है। या तो कभी ब्लू से रेड हो जाता है या फिर कभी रेड से ब्लू हो जाता है। क्लियर है? अब हमें पहचानना सीखना है कैसे। अगर देखो एसिड में, अगर किसमें है? एसिड में। ध्यान से समझना, अगर एसिड में है तो ब्लू से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। दिमाग में डाल लो इतनी सी बात। अगर एसिड है, अगर जिस सब्सटेंस में हमने लिटमस पेपर को डाला वो एसिडिक है, या फिर कहे वो सब्सटेंस की थोड़ी सी ड्रॉप पेपर पर डाली वो एसिडिक है, तो वो ब्लू से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। और अगर बेसिक है तो रेड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। क्लियर हुई? अगर बेसिक है तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? दूसरा होता है फिनोफ्थलीन। अब ये क्या होता है? ये हमारा सॉल्यूशन होता है। फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों ही हमारे क्या होते हैं? सॉल्यूशन। ना तो कोई टैबलेट होती है खाने वाली, ना तो कोई पेपर पापर होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? लिक्विड फॉर्म सॉल्यूशन। अब देखो फिनोफ्थलीन बेसिकली क्या है, अब आगे जाके बहुत पढ़ोगे, 11th में, 12th में, कॉलेज में भी यही चीज पढ़ोगे। टाइट्रेशन। उसमें एक चीज डालता है जिसमें पिंक कलर लाना होता है, वो पिंक कलर इसी की वजह से आता है। चलो वो तो आगे के कॉन्सेप्ट आगे समझेंगे जब हम 11वीं 12वीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी ये देखो, फिनोफ्थलीन को जब हम एसिड में डालते हैं, किस में डालते हैं? एसिड में, तो ये कलरलेस रहता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट ही रहता है। ये कैसा रहता है? ट्रांसपेरेंट रहता है। लेकिन अगर हमने बेस में डाल दिया ना तो ये रूह अफ़ज़ा जैसा कलर दे देगा, पिंक सा। कैसा कलर देगा? ये जिसमें लिखा हुआ है ना इसी तरीके का बहुत लाइट कलर दे देगा, लाइट में इसी कलर। क्लियर है? अब मिथाइल ऑरेंज भी हमारा एक लिक्विड है। अब ये संतरे की गोली नहीं है, कभी समझ जाओ। मिथाइल ऑरेंज एक सॉल्यूशन का नाम है जिसको डाला जाता है एसिड्स में या बेसिस में, जिस पहचानने के लिए, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर यूज कर लेते हैं। तुम कहो कि भैया जब काम इससे हो सकता था तो अलग अलग क्यों यूज करें? बेटा
कहीं पे भी कुछ भी यूज कर सकते हैं, किसी से भी कुछ भी बता सकते हैं। कभी कभार किसी इंडिकेटर से कुछ पहचाना नहीं जा सकता तो दूसरा इंडिकेटर यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात। अब देखो असल में क्या होता है ना, इनके भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप पढ़ोगे 12वीं में ये चीज जाके, इनके भी कुछ क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जब बॉन्डिंग बनाते हैं तो बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। तो इसलिए देखना पड़ता है किसका किसमें हमने इंडिकेटर फिनोल्फथालीन डालना है, किसमें मिथाइल ऑरेंज डालना है, किसमें क्या डालना है। क्लियर है बात। अब देखो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जब हम किस में डालेंगे, एसिड में, तो कलर देगा रेड। कैसा कलर देगा, यानी कि ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। ठीक है। अब वहीं पर अगर हम इसे कलर में किस में डालेंगे, बेस में डालेंगे, तो ये हो जाएगा येलोइश कलर का। कैसा, येलो, यूरिन के कलर का, जैसे होता है ना डार्क यूरिन, उस टाइप का। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, इतना समझ आया होगा। चलो अब ऑल फैक्टर मतलब इंडिकेटर के टाइप की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ, टाइप की तरफ। तो एक टाइप आती है इसकी ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। क्या आती है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। अब जानेंगे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। अ सब्सटेंस दैट गिव्स अ डिस्टिंक्ट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मेल। क्या मतलब होता है, स्मेल। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। बेसिकली अब ये भी इन तीनों की तरह ही एक इंडिकेटर है। ये तो कलर दे रहे थे, लेकिन अगर हमें पहचानना है किससे, हमें अगर पहचानना है स्मेल करके। ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है ना, एसिड्स अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ एसिड्स हार्मफुल होते हैं और कुछ एसिड्स इस प्रकार होते हैं कि हमें मतलब इतने हार्मफुल नहीं होते, तो हम उनको कभी भी हाथ पे डाल के, कभी भी टेस्ट करके हम उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए इंडिकेटर्स बनाए गए, इसलिए इंडिकेटर्स बनाए गए। ध्यान से देखो, अब इंडिकेटर्स में क्या है, ये तीनों कलर के थे, लेकिन अगर हमें स्मेल के थ्रू समझना है, किसके थ्रू, स्मेल के थ्रू, तो भी हमारे इंडिकेटर्स है। सबसे पहले इंडिकेटर, ध्यान से सुन दो, डेफिनेशन को समझते हैं। अ सब्सटेंस दैट गिव्स अ डिस्टिंक्ट ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ऐसे एसिड और बेसिक मीडियम में जब वो कोई डिस्टिंक्ट ऑर्डर दे रहे हैं, कोई स्मेल दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं ऑल फैक्टर इंडिकेटर। अब देखो जैसे कि ऑनियन, ऑनियन भी बेसिकली क्या है, ऑल फैक्टर इंडिकेटर। अगर किसी चीज में प्याज डाला जाए और उसकी स्मेल चेंज हो जाए, तो ये पहचाना जा सकता है वो एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर है। अगला होता है वेनिला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, वेनिला एक्सट्रैक्ट। और अगला होता है क्लोव ऑयल। क्या होता है, क्लोव ऑयल। समझ गए। ये तीन हमारे ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स है। गूगल कर लेना, आराम से समझ आ जाएगा, आराम से मिल जाएंगे इनकी फोटोज। ठीक है, समझ आ जाएगा तुम्हें। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, इनके और टाइप्स के बारे में। तीन और टाइप्स होते हैं इनके। चलो देखो कैसे। सबसे पहला होता है नेचुरल, नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल का नाम से ही समझ आ रहा होगा, कुछ ऐसा जो हमें नेचर से मिल रहा है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो कि प्लांट से ही बनाया जाता है। डेराइव्ड का मतलब बनाना, डेराइव का मतलब बनाना। ठीक है, जो प्लांट से ही बनाया जाता है। बनाना मतलब खेला नहीं, बनाने का मतलब होता है कि क्रिएट करना। ठीक है, किससे बनाए जाते हैं, प्लांट से। देखो जैसे कि लिटमस पेपर था। टर्मरिक इज ऑल्सो, टर्मरिक क्या होता है, हल्दी। ये एक और हमारा इंडिकेटर होता है। क्लियर है। टर्मरिक, लिटमस, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स। अब अगले आते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो कि मैन मेड होते हैं। क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। तो मैन मेड में कौन कौन से आएंगे, ध्यान से देखो। सीधा सीधा हमें पता है फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। अब ऑल फैक्टरी में भी हमने जान लिया, जो कि स्मेल को चेंज करता है। हमने देख लिया था क्लोव ऑयल हो गया, वेनिला एक्सट्रैक्ट हो गया, या फिर हम कहे ऑनियन पील हो गया। ठीक है, ये सब हमारे थे ऑल फैक्टरी जो स्मेल के लिए होते हैं। अब हमें समझना है थोड़ा सा अच्छा टॉपिक। ठीक है, पीएच एंड वर्क ऑफ पीएच। पीएच क्या होता है, पीएच एक स्केल होता है जो ये दर्शाता है। देखो पीएच और इंडिकेटर में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। इंडिकेटर का काम ये होता है बताना कि ये एसिड है या बेस है, एसिड है या बेस है। अब पीएच का काम ये होता है कि ये बताना कि ये कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, या एसिड बेस दोनों ही नहीं है, ये एसिड बेस दोनों ही नहीं है। ये काम होता है पीएच का। एक ही बार में क्लियर हुआ, ठीक है, दूसरी बार समझाने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। अब देखो पीएच कैसे बनाया जाता है, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के बनाया जाता है। दैट एक्सिबिट्स डिफरेंट कलर्स एट वेरियस हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम कोई भी सब्सटेंस डालते हैं ना, कोई भी सब्सटेंस डालते हैं, तो उसमें एसिडिक या बेसिक की कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, एसिड की या बेस की कॉन्सेंट्रेशन। अब एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे पहचानेंगे, वो ये, अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, कम है तो एसिडिक है। ठीक है, अब नहीं है तो न्यूट्रल है। अगर ध्यान से देखो, अब अगर बेसिक है, अब क्या है, बेसिक है, तो यानी कि OH माइनस आयन होंगे, तो यानी कि OH माइनस आयन और H प्लस आयन पे डिपेंड करता है अब उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे कि कितने अमाउंट ऑफ ये चीजें हैं। अब देखो, इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं,
इसको किसी में डालते हैं या फिर हम कहें कि मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो ये उसके H+ आयन या OH- आयन डिटरमाइन करके ये चीज देख के कि उसमें कितने अमाउंट में है बता देता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। अब इसकी जो मार्जिन होती है वो कहां तक होती है, 0 से 14 तक। कहां तक होती है, 0 से 14 तक। बिलो 7, अगर 7 से कम है, अगर 7 से कम है तो एसिडिक है, और 7 से अबव है तो बेसिक है। बात समझो, 7 से कम है तो क्या है हमारी एसिडिक, और 7 से ज्यादा है तो बेसिक। क्लियर हो गई। अब अगर 7 पे है, अगर एग्जैक्ट 7 पे है तो ये न्यूट्रल है, अगर एग्जैक्ट 7 पे है तो क्या है, न्यूट्रल। क्या इतनी बात क्लियर हुई? बहुत इजी था, बहुत आसानी से क्लियर हुई होगी। इसे भी लिख लो, ठीक है, रोक के लिख लेना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब इस चैप्टर का थर्ड और लास्ट टॉपिक हमें समझना है सॉल्ट। उसके बाद ये चैप्टर का टाटा बाय बाय हो जाएगा, यानी कि आपके 4 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। नहीं, मैंने क्या कहा था, एक्सप्लेनेशन इज मस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर इज मस्ट इंपॉर्टेंट, बट क्वेश्चंस आर रूट ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चंस क्या है, रूट है। अगर क्वेश्चंस ही नहीं करोगे, अगर जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी तो हाउ विल यू स्टैंड, कैसे करोगे स्टैंड, वो कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए जब लाइव करेंगे तो बच्चों हमारे साथ जरूर जुड़ना, बोर्ड्स का सवाल है, मजाक तो नहीं है, ठीक है। क्लास 8th 9th में तुम हो नहीं, 10th में हो, और मेरा पूरा पूरा जोर है कि तुम्हें 90% से ऊपर दिलवाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा ऐसा है कि क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में बच्चे एक आध दिन जुड़ता है, फिर बड़ी दिक्कत होती है। अगर बेटा कोई भी लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा हो रहा है, तुम नहीं कर पा रहे, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एट एनी टाइम, किसी भी वक्त तुम कर सकते हो। हाँ, रिप्लाई अगर एक आध दिन लेट हो जाए, मतलब एक आध दिन तो नहीं, कुछ घंटे लेट हो जाए, ठीक है, क्योंकि आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, मैं ज्यादातर एक्टिव ही रहता हूँ। मेरा अगर मेन प्रोफाइल भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपकी जो दिक्कत परेशानी है वो समझाने के लिए भी हम बैठे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होती है, बेझिझक बोलो, अपना सगा भाई समझ के बोलो, ठीक है। वैसे तो सगे भाई से ज्यादातर लोग कुछ शेयर नहीं कर पाते, उन्हें डर रहता करना बता दे, पर मेरे साथ तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं तो घर में भी नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा। तो चलो बच्चे, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा सॉल्ट। क्या है, सॉल्ट। चलो, सॉल्ट बेसिकली क्या है, देखो अब एक चीज और अब एक चीज और जाननी है, न्यूट्रलाइजेशन। क्या जाननी है, न्यूट्रलाइजेशन। ध्यान से समझो, इस पूरे वर्ड में क्या आ रहा है, न्यूट्रल वर्ड। क्या आ रहा है, न्यूट्रल वर्ड। यानी कि ये कुछ ऐसा वर्ड है जिसमें हमारी क्या चीज हो रही है, जिसमें हमारा कुछ ना कुछ तो न्यूट्रल हो रहा है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे बाइक चलाते होंगे, पता होगा। तो न्यूट्रल क्या होता है कि पहला गियर आगे डाला, बाकी के पीछे, ठीक है, तो बीच में न्यूट्रल होता है। यानी कि अब बाइक आगे पीछे मूव नहीं करेगी, ना तो आगे चलेगी, मतलब रेस दोगे तो नहीं चलेगी, आप ऐसे खिसका दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब एसिड, जब क्या, एसिड और बेसिस, एसिड और बेसिस साथ में रिएक्ट कर जाते हैं तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रल हो जाते हैं। देखो पढ़ो, दे आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिड, यानी कि एसिड और बेस के बीच में जब हम रिएक्शन करवा देते हैं तो हमने क्या देखा था, क्या बनता है हमारा, एक सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो वो जो सॉल्ट है वही हमारा क्या है, न्यूट्रल है, वही हमारा क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर हो गई बात। चलो, अब जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो भी 3 तरीके के होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे। सबसे पहले देखो, अगर एसिड और बेस दोनों ही सेम अमाउंट में है, यानी कि दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो न्यूट्रल एसिड बनता, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, जिसका पीएच 7 होता है। अब ध्यान से देखो, नॉर्मल सी बात है, अगर एसिड ज्यादा होगा और बेस, मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस वीक होगा, यानी कि H+ आयन ज्यादा है और OH- आयन कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगा, एसिडिक होगा मीडियम में, यानी कि पीएच क्या होगा, लेस द 7। हमने पढ़ा था ना एसिड का पीएच क्या होता है, 7 से कम, तो यानी कि तब उसे कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। नाम से जानो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब अगला होता है बेसिक सॉल्ट। सॉल्ट बी, मतलब कि क्या है हमारा, सॉल्ट भी कह दिया गलती से मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर हम वीक एसिड की रिएक्शन करवाएं, अब OH- ज्यादा है और H+ कम है, तो नॉर्मल सी बात है पीएच 7 से ऊपर जाएगा। मैंने क्या कहा था, H+ आयन और OH- आयन से जब उस पर पढ़ते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन से पीएच नापता है कि क्या चीज ज्यादा है, तो वो दर्शा देता है कि भाई ये बेसिक है, ये एसिडिक है। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये 3 टाइप आपको समझ आई होगी बहुत आसानी से। ये 3 टाइप बहुत ही इजी थी, इतनी इजी थी मैं आपको बता नहीं सकता। अब नेक्स्ट जो है हमारा, वो है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या है हमारा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब बेसिकली ये क्या है, ध्यान से समझो, एक डेफिनेशन से समझेंगे, रिएक्शन को याद करेंगे और टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। चाहता तो मैं इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करके पूरा डायग्राम समझाता, लेकिन इतना क्या समझ रहा है, डायरेक्टली समझो ना। इधर देखो, प्रोडक्शन ऑफ Cl2 गैस, यानी कि Cl2 गैस बनाई जा रही है
NaOH भी बनाया जा रहा है और H2 गैस भी बनाई जा रही है, किससे? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, यानी कि सॉल्ट, NaCl इज द सॉल्ट, NaCl क्या होता है? सॉल्ट, सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जिस बच्चे को नहीं पता मैं समझा देता हूं एक बार इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा एक कंटेनर लिया जाता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स। वो होते हैं मेटेलिक, किसी ना किसी हमारे उसके होते हैं, मेटल के, ठीक है, या फिर हम हाँ मेटल के ही होते हैं, ठीक है। अब इन्हें किससे कनेक्ट किया जाता है? बैटरी से। किससे कनेक्ट किया जाता है? बैटरी से, यानी कि करंट पास करवाया जाता है। अब इसमें होता है वाटर सॉल्यूशन। क्या होता है? वाटर। अब वाटर में एक चीज डाली जाती है, जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्या? NaCl, यानी कि ये जो वाटर था, वाटर में हमने क्या डाल दिया? NaCl। जब हम बिजली पास करवाएंगे ना, बिजली पास करवाएंगे तो हमारा क्या होगा? जो रिएक्शन होगी बीच में, कुछ यहां पे जाके चिपक जाएगा और कुछ बन जाएगा, कुछ यहां पे जाके चिपक जाएगा, कुछ गैसियस फॉर्म में बन जाएगा। बस यही है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है। बिजली की मदद से हम क्या कर रहे हैं? आयंस को तोड़ रहे हैं। बिजली की मदद से आयंस को तोड़ने को ही इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? कोई दिक्कत? ये देखो बढ़िया लग रहा है ना, मुझे भी बढ़िया लगता है, ठीक है। चलो अब देखो आगे, NaCl की रिएक्शन करवाई जब वाटर के साथ, नॉर्मल सी बात है, मैंने क्या कहा? वाटर में डाला था हमने, क्या डाला था? NaCl डाला था, ठीक है। अब NaCl जब वाटर में डाला था तो हमारा क्या क्या बना था? एक NaOH बना था, एक Cl2 बना था और एक H2 गैस बनी थी। क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज थी। तो अब यहाँ पे हमारा जो है एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। एसिड बेस सॉल्ट पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो अब बिना टाइम जाया करे, अगर जिस भी बच्चे ने एसिड बेस सॉल्ट मतलब मेरे साथ पूरी तरीके से कवर किया है, पूरी तरीके से कवर किया है, कोई छोटा मोटा टुच्चा टॉपिक रह जाए तो आप खुद भी कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बुक बिल्कुल खोलोगे ही नहीं, ठीक है, लेकिन आप क्या करना, एक बार बुक खोलना, ठीक है, उसमें से एक बार रीडिंग कर लेना। क्या कर लेना? रीडिंग कर लेना। रीड करने से क्या होगा? आपको जो छोटी मोटी चीजें है ना, छोटी मोटी चीजें वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर लगा देना, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीधे सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स वाले नहीं देते भैया। फिजिक्स कहते हैं कि भाई तुम्हारी तो हम खाल उतार देंगे, तो इसलिए फिजिक्स तो कहीं से कहीं क्वेश्चन दे देते हैं। लेकिन जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है वो हमारी कहां से आती है? वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से आती है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ के रखना। तो चलो अब शुरू करते हैं अपना ऐसा चैप्टर जिसको हमने 75% यहाँ पे कवर कराया है। क्या कितना कराया है? 75% कवर कराया है, यानी कि इस चैप्टर का प्रॉपर ओवरव्यू दिया है। अब इसमें कुछ रिएक्शंस भी है, कुछ ऐसी चीजें भी है जो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी आदत है मैं उन सब चीजों को जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल होती है उन्हें क्वेश्चंस के साथ कराना प्रेफर करता हूं। फिर कह रहा हूं सैटरडे की सुबह की लाइव होने वाली है, जिसमें मैं तुम्हें जितना भी हमारा साइंस का कवर हुआ है कोर्स, साइंस का कवर हुआ है क्या कोर्स, उसको कंप्लीट कराऊंगा। और फिर रात में जो होगी उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम करेंगे मैथमेटिक्स का जितना कवर हुआ होगा, ठीक है। और संडे वाली लाइव में सुबह शाम की, या फिर एक ही लाइव होगी दिन की या सुबह शाम की होगी, उसमें हम कवर करेंगे फर्स्ट फ्लाइट के सारे स्टोरी, यानी कि सारे जो हमारे लेसन थे, ठीक है। स्टाइलिस गिर गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे लेसन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर को। चलो अब मेटल नॉन मेटल एक ऐसा चैप्टर है जिसको बस समझना है। क्या करना है? बहुत अच्छे से समझना है। इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, हमें मेटल को और नॉन मेटल को पहचानना सीखना है। क्या करना है? मेटल और नॉन मेटल को पहचानना सीखना है। अच्छा, अब कोई भी कपड़ा होता है, कपड़ा लेने जाते हो, खरीदने जाते हो, कोई भी कपड़ा होता है, उसकी पहचान कब करते हो? उसकी पहचान कब करते हो? जब आप उसको हाथ में पकड़ोगे, देखोगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको लुक वाइज भी अच्छा लगेगा, तभी आप उस कपड़े की पहचान करोगे। इसी तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, इसी तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स भी होते हैं। अब ध्यान से हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना है। देखो, प्रॉपर्टीज सीधा सीधा याद रखो, ठीक है। प्रॉपर्टीज को हमें क्या करना है? सीधा सीधा याद रखना है। तो बच्चों वापस आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, पानी पीने गया था। देखो मैं अनकट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉपर एक अनकट वीडियो बनाऊं, प्रॉपर नेचुरली एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके थ्रू मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट हो सकूं। मैं अपने कट्स ज्यादा ना रखूं। बेसिकली कट्स होते किस वजह से, मैं सीधे सीधे बता देता हूं कि क्या रीजन होता है। कभी कभार क्या होता है कि कोई बाहर से ऐसी साउंड आ रही होती है,
ठीक है, जो कि अनएक्सेप्टेबल होती है, जो मेरे को इरिटेट कर जाती है, तो तब मेरे को कट लेना पड़ता है, ठीक है। तो वही रीजन होता है बेसिकली कट का। बट यहाँ पर हमें क्या देखना है, अब चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। अब थोड़े से नेचुरली वीडियोस बनाएंगे, जो है वो सामने है, ठीक है। खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, जो है तुम्हारे सामने, क्योंकि ये सब है, ठीक है। चलो, अब हमें अगर मेटल और नॉन मेटल को पहचानना है तो किस तरीके से हम मेटल और नॉन मेटल को पहचानेंगे। नॉर्मल सी बात है, उसे छू के, उसे पकड़ के, उसे देख के। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, फिजिकल लुक देख के किसी चीज को पहचानना। तो अब समझते हैं मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मेटल के बारे में समझते हैं, क्योंकि नॉन मेटल में वो सब नहीं होता, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। मैंने सीधा सीधा क्रॉस लगा दिया, आप थोड़ा सा अच्छा करके लिख लेना, ठीक है। अब देखो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि लेक्चर ज्यादा लंबे ना हो और तुम्हें इजीली सब कुछ समझ आए, ठीक है। अभी भी देखो बहुत सारे लेक्चर रह रहा है इसका, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मजे आ रहे हैं और समझेंगे, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 15 मिनट का लेक्चर बन जाएगा, इससे ज्यादा क्या ही चला जाएगा, और 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं तो मजा आ जाएगा। एक पूरा 100%, एक 75%, ठीक है। क्लियर हुई बात। चलो इधर देखो, मेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाना। किस में कन्वर्ट हो जाना, थिन शीट में। देखो क्या होता है कि जब हम क्या करेंगे, किसी मेटल को बहुत ज्यादा हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसे प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो प्रेस करते समय अगर वो सब्सटेंस थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, किसमें, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो इट मींस वो मेलिएबल है। वो क्या है, मेलिएबल। और मेटल की ये खास प्रॉपर्टी होती है कि वो मेलिएबल होते हैं। जैसे तुम देखते होगे शीट्स लोहे की, ठीक है, तो वो क्या है, वो मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी को ही शो कर रही है। ध्यान से समझना, टेम्परेचर यानी कि हीट करके उसे दबा रहे हैं। जैसे कभी कभार यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा, ठीक है, क्या होता है कि मशीनें आती हैं, पतली पतली वायर आती हैं, वो बड़े से औजार से लगाते हैं, तो वो शीट कहां से बनती आ रही है, वो मेलिएबिलिटी का एक असर है हमारा, ठीक है। हीट करके जब उसे चपटा कर रहे हैं, क्लियर है। चलो अगली होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है थिन वायर में कन्वर्ट करना। किसमें, थिन वायर में कन्वर्ट करना। देखो, अगर हम एक मेटल को हीट करेंगे और उसको एक साइड से किसी चीज से पकड़ के खींचते हैं ना, तो अगर तो तो अगर वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, पतली सी वायर। कभी चाशनी देखी है, तो चाशनी, चलो चाशनी तुम्हें समझ नहीं आई। पिज्जा, कभी वो वाला पिज्जा जिसके चीज से निकलती है, तो चीज तुम देखोगे वायर बनती है, क्या बनती है, वायर। इसी तरीके से अगर मेटल को हीट करके उसे खींचा जाए, तो अगर वो वायर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वो डक्टाइल है। क्या है, डक्टाइल। और अगर डक्टाइल है तो वो क्या है, मेटल है। क्या है, अगर डक्टाइल है तो सीधा सीधा वो मेटल है। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब समझो, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल पूरी दुनिया में जो देखा गया है वो है गोल्ड। क्या है, गोल्ड। वो क्या है, गोल्ड। अब सबसे ज्यादा मेलिएबल भी क्या देखा गया है, गोल्ड। गोल्ड सबसे ज्यादा ऐसा एक मेटल है जो कि सबसे ज्यादा डक्टाइल और सबसे ज्यादा मेलिएबल है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, क्या होते हैं हमारे मेटल्स, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बिजली उसमें से पास होती है। अब रिएक्टिविटी सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बेसिस पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस जो इस लेक्चर में नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन वाले लेक्चर में मैं लाना चाहता हूं, क्योंकि उसको मैं सेपरेट समझाना चाहता हूं। उसको मैं ऐसे जल्दी जल्दी भगाना नहीं चाहता, उसको मैं चाहता हूं तुम्हारे भेजे में घुसाऊं, दिमाग है ना, इसमें घुसाऊं, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो यही चीज है कि उसको मैंने क्यों अलग रखा, उन कॉन्सेप्ट्स को क्यों अलग रखा, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं उसका एक कंबाइन ले आऊंगा वीडियो, पर समझो वो मेरे को अंदर से चुनती कि कुछ अलग से समझाऊं, ठीक है। इधर देखो, अब हमारा क्या है, मेटेलिक लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइनी। क्या होता है, शाइनी। तो नॉर्मल सी बात है, मेटल्स आर शाइनी, मेरी तरह शाइनी है ना। मजाक कर रहा हूं यार, मैं तो बड़ा बेकार दिखने में, ये भी गलत बात ही है वैसे। चलो अगला है सोनोरिटी। अब सोनोरिटी क्या होती है, बेसिकली सोनोरस कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हिट करते हैं, क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, तो अगर उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, टन ऐसे वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस होती है, तो बेसिकली वो क्या है, वो है सोनोरस। क्या है, सोनोरस। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सोनोरस होते हैं। अगला है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बड़ा जरूरी है एमसीक्यू बेसिस के हिसाब से। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वैसे मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, वैसे मेटल्स होते हैं जो कि एसिडिक एंड बेसिक बोथ ही मीडियम्स को शो करते हैं। एसिडिक और बेसिक बहुत ही मीडियम को क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। अब इधर देखो, इसमें कुछ नहीं होता तो भैया इसमें सारा क्रॉस अपने हिसाब से लिख लेना। अब जो टॉपिक हमें कवर करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, जो कि है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। जो कि हमारी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमें समझना क्या है, हमें कुछ इस प्रकार समझना है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है और कौन है जरा सामने तो आओ। यही हमारी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसको किस तरीके से और किस प्रकार पढ़ा जाता है इसको समझते हैं। थोड़ा सा फनी है लेकिन आसान भी बहुत है। काशी, अब काशी से लेंगे के,
ठीक है, नाथ से लेंगे Na, का से लेंगे कैल्शियम, सॉरी Ca, माली से लेंगे Mg, आलू से लेंगे Al, जरा से लेंगे क्या Zn, फीके से लेंगे Fe, पकाता, अब पी से क्या लेंगे हम, तुम खुद बताओ। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, पी से क्या हो सकता है, पी भी जो कि लेड होता है। ठीक है से लेंगे हाइड्रोजन। अब कौन, फिर से हमारा आ गया कौन। ठीक है, अब का था कौन था, अब यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो ये है कॉपर। ठीक है, अब फिर से आ गया, क्या है, अब दोबारा से देखो यहाँ पे कितनी बार आ गया, एक बार H आ गया, अब उसके बाद यानी कि H से ऐसा कौन सा सिंबल है जो कि हमारा मेटल भी है, तो हम कहते हैं मरकरी, Hg। अब फिर से आ और अब गे यानी कि Ag और आओ Au। तो ये हमारी कुछ रिएक्टिविटी सीरीज थी, इस तरीके से पहचानना कि हमें किस जगह क्या पुट करना है। और ध्यान से अगर देखें, ठीक है, तो काशी जिसमें हम के से डिनोट कर रहे थे, के इज बेसिकली पोटेशियम, क्या है पोटेशियम, Na इज सोडियम, Na क्या है सोडियम, Ca इज कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, MagNiSium, और ये है हमारा एल्यूमिनियम, ये है जिंक, Fe मतलब आयरन, Pb मतलब लेड, H मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर, Hg मतलब मरकरी, और Ag मतलब सिल्वर, और Au मतलब गोल्ड। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो अब ये रिएक्टिविटी सीरीज होती किस प्रकार है, ये होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। अब ये दोनों इसके नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिखा है, यानी कि जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज डाउन जाती है, जैसे जैसे क्या डाउन जाती है, वैसे वैसे क्या होती जाती है, लेस रिएक्टिव। क्या होती जाती है, लेस रिएक्टिव। अब देखो, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव कौन था, पोटेशियम, जो काशी था, यानी कि के, यानी कि पोटेशियम सबसे ज्यादा क्या था, हाईएस्ट हमारा रिएक्टिव था। इसी तरीके से जैसे नीचे नीचे चलते जाएंगे वैसे ही लेस रिएक्टिव होते जाएंगे। तो यही थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। को इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। चलो अब हमें समझना है इस टॉपिक को, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं, ध्यान से देखो, मैंने आयंस बताया था तुम्हें, आयंस क्या होते हैं। अब जो आयन से जुड़ के कंपाउंड बन रहा है उन्हें कहते हैं आयनिक कंपाउंड। उन्हें क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। देखो अब इसमें सबसे पहली चीज आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहीं ना कहीं 8th या 9th में हमने नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में समझा था, जिसे हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब समझो क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जो एक आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, एक पॉजिटिव, उनको दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिस वजह से वो जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है आयनिक कंपाउंड के बारे में। आयनिक कंपाउंड नॉर्मल सी बात है, हमारा क्या है, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ आयंस हेल्ड टुगेदर, यानी कि आयंस, जो दो आयंस साथ में जुड़े हुए हैं, दो आयंस साथ में जुड़े हुए हैं, किस वजह से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ट्रांसफर, जिस वजह से वो बॉन्डिंग बना के रखते हैं, तो इसलिए उन्हें कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। अब इधर देखो, एग्जांपल्स लेते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। सबसे पहले CaO। अगर कैल्शियम का हम देखें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। लेकिन अगर इसके लास्ट, अब हमें सिर्फ लास्ट शेल लेना है, कितना, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 है, तो 2882 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। लास्ट में 2 है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 को ले लेंगे। कितने को ले लेंगे, 2 को ले लेंगे, ले लिया 2 को। अब साथ में क्या है, ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का कितना होता है, ध्यान से समझना, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2,6। अब इस सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2। कितने होने चाहिए, सॉरी 8 होने चाहिए, मतलब कि इसे 2 चाहिए। अब ये 2 कहां से ले रहा है, अब ये कर रहा है, पहले तो इसका मैं स्ट्रक्चर बना लूं, मान लो 1 2 3 4 5 और 6, ये बन गया। अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो Ca का ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये यहां पे शेयर हो रहा है, और इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर हो रहा है। क्या हो रहा है, यहां पे शेयर हो रहा है। तो ध्यान से देखो, Ca ने मदद करी क्या करने की, इसको बैलेंस। अब देखो इसमें कितने हो गए, यहां पे आ गया और यहां पे आ गया, तो 2 2 4 2 6 2 8 यानी कि इसका ऑक्टेट क्या हो गया, बैलेंस। अब ये स्ट्रक्चर बनाने को भी आते हैं, तो इसी प्रकार आपको बनाने, बॉक्सेस और एरो नहीं बनाना, मतलब एरो बनाना है, बॉक्सेस वगैरह नहीं बनाने। ठीक है, चलो एक का और बनाते हैं, CaCl2। फिर से कैल्शियम ले लिया हमने, फिर से कैल्शियम ले लिया। अब ध्यान से देखो, कैल्शियम Ca, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर है।
अब Cl2 है, यानी कि क्लोरीन के कितने हैं? 2, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा। अब Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गए? 2, 8 और 7। क्या हो गए? 2, 8 और 7, यानी कि आखिरी ऑक्टेट में कितने चाहिए होते हैं? 8। इसे बैलेंस करने के लिए एक चाहिए। कितना चाहिए? एक चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसलिए ही हमने 2 Cl लगाए हैं, ताकि इसका एक इसको शेयर हो सके, बॉन्डिंग बन सके, और इसका एक इसको शेयर हो सके। तो चलो पहले बना लेते हैं। 1 2 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसी तरीके से यहां बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ध्यान से देखो, अब क्या होगा? एक एक यहां से निकल के यहां जुड़ जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा, और ये यहां से निकल के यहां जुड़ जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, अब ये बैलेंस हो गया, अब ये बैलेंस हो गया, इसके पास 8 हो गया, इसके पास 8 हो गया। समझ गए? तो Ca ने क्या करी? मदद करी। एक और समझते हैं, CCl4। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 4। ठीक है, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। चलो 1 2 3 4। अब क्लोरीन को हमें पता है कि एक ही चाहिए। क्लोरीन को कितना चाहिए बैलेंस करने के लिए? एक चाहिए। तो अब इधर देखें अगर हम ध्यान से, तो इसमें Cl कितने हैं? 4 है। Cl कितने हैं? 4 है। एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, और एक Cl ये रहा। ये इस चीज को हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, कार्बोनेट्स कंपाउंड में। देखो, अब एक ये रहा इलेक्ट्रॉन, बाकी 1 2 3 4 और 5 6 7। 7 होते हैं ना? सॉरी 7 बन गए। ठीक है, अरे मिट जा भाई, मिट जा। हाँ चलो, अब यहाँ पे भी 7 बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यहाँ पे बना देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे बना देता है 1। अब 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा? जो कार्बन के चारों वो है ना, क्या है हमारे एटम्स, सॉरी ये इसके साथ शेयर हो जाएंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो ये यहाँ पे बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा इस डॉट के साथ, ये इसके साथ हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बना लेगा। तो आप देख सकते हो ये हमारे स्ट्रक्चर्स बन गए। ये क्या बन गए? स्ट्रक्चर्स। तो इसी तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको पेपर में भी बना के आने हैं। इस चीज को जल्दी से जल्दी नोट करो, जल्दी से जल्दी नोट करो। हो गया? चलो बढ़ते हैं आगे। अब आगे हमें क्या पढ़ना है? मेटलर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है जी? मेटलर्जी के बारे में। अच्छा, मेटलर्जी क्या होती है? ध्यान से देखो, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। अब पहले तो ओर समझ लो। असल में क्या होता है? मेटल्स और मिनरल्स जो है जमीन से निकाले जाते हैं। कहां से निकाले जाते हैं? जमीन से। तो वो नॉर्मल सी बात है, अगर जमीन से निकाले जा रहे हैं तो इम्प्योर फॉर्म में होंगे। किसमें? इम्प्योर। तो उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। बहुत सारी चीजें क्या होती है? मिक्स। तो उन्हें ही कहा जाता है और। उन्हें ही क्या कहा जाता है? और। बात क्लियर हो गई? तो अब मेटलर्जी एक वो प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं? ओर्स से मेटल या फिर कहें मिनरल को अच्छे से रिफाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिफाइन, यानी कि अलग कर देते हैं। ठीक है, मान लो कि Fe कैसे पाया जाएगा? किसी और के साथ मिलके। तो उन्हें रिफाइन करके किसी भी प्रोसेस से हम क्या कर देते हैं? प्योर Fe निकाल देते हैं। अब उन्हीं प्रोसेसेस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हमारा गॉज क्या होता है। गॉज क्या होता है? वर्थलेस मटेरियल। ये कोई काम का नहीं है। वर्थलेस मटेरियल क्लोजली मिक्स्ड विद वांटेड मिनरल इन द ओर डिपॉजिट, यानी कि जो ओर हमने निकाला उसमें कुछ ऐसा अनवांटेड मटेरियल है जो कि मिनरल, जो कि हमें चाहिए, जो मेटल हमें चाहिए या फिर नॉन मेटल हमें चाहिए, उसके साथ क्या है? मिक्स्ड है। ठीक है, तो उसे कहते हैं गॉज। अगला है रिफाइनिंग अ मेटल। अब मेटल को रिफाइन करने का मतलब क्या होता है? कि उसमें से नॉर्मल सी बात है, ओर में से उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है? नॉर्मल सी बात है, सीधा सीधा बताया, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से जो हम साफ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से हम क्या करते हैं? इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल बनाते हैं, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बहुत सिंपल दी डेफिनेशंस ही है। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं कि इसके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। कुछ चीजें मैं चाहता हूं तुम खुद भी पढ़ो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कुछ चीजें मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाने से पहले तुम पढ़ो। ठीक है, अब मेरे पढ़ाने से पहले तुम्हें क्या पढ़ना है, इस चीज को देख लो। मैं चाहता हूं कि तुम ये 3 चीजें लो, ये 3 टॉपिक्स लो, कोरोजन, रस्टिंग और हमारी क्या है, टर्निशिंग। अब इन तीनों टॉपिक के बारे में जानकर आओ और मेरे को इंस्टाग्राम पर बताओ। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर फॉलो करो और मेरे को जाके बताओ कि तुमने इसके बारे में क्या पढ़ा। क्योंकि हम मेटल और नॉन मेटल चैप्टर को इतना ज्यादा क्लियर नहीं कर रहे। हालांकि मेरा विचार पूरा था कि हम पूरा करेंगे, इसे पूरा ऐसा करेंगे कि बिल्कुल
ठोक के, लेकिन मेरा विचार सिर्फ क्वेश्चन का रिलेटेड है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे। तो यहीं पे हमने इस चैप्टर का जो कुछ ऐसा पार्ट जो कि थ्योरेटिक पार्ट था वो हमने कवर कर लिया, थ्योरेटिक पार्ट था वो हमने कवर कर लिया। एक बीच में से क्लिप कट होगी, ठीक है, जो कि कुछ इशू आ रही थी उस फोटो में, वो एक्चुअली मैंने गूगल से फोटो यूज की थी, तो उसमें कुछ कॉपीराइट का सीन आ रहा है, तो इसलिए उस सीन को कट कर देते हैं, पढ़ा तो दिया था, चलो कोई बात नहीं। मैंने अब देखा कि उसमें जिनकी मैंने फोटो यूज की थी उसका नाम भी था, वो हो सकता है कि कुछ करें, तो इसलिए मैं पहले ही काट देना चाहता हूँ उस चीज को। तो चलो, अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी समझ आया हो तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना बढ़िया बढ़िया। अगर कोई डाउट आता है तो जाके मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछना। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है उस चीज को भी हम समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ जल्द आ जाएगी, यानी कि एक एक दिन में एक एक वीडियो आती है, तो नॉर्मल सी बात है, कल आपके पास ये आ जाएगी। तो फॉलो करें इस अकाउंट को, और जो भी डाउट्स है डायरेक्टली जाकर इस पे पूछ ले। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।